अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द प्रोग्राम मोटू स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब। नित नई खबरें, नित नई बातें, स्पोर्ट्स की दुनिया कैसी होती है उसमें जो है वो साथ साथ डेवलपमेंट चल रही होती है, उस पर तो हम बात करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन चूंकि प्रोग्राम में साथ हमारे रूह रवां, हमारे साथी इरफान असगर साहब भी मौजूद हैं, तो सबसे पहले उनका तारुफ लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक है। आपको हमने पीएसएल में बहुत मिस किया। आपने हमें ये O2 का जो है ना, एक जिसको कहते हैं पंजाब में चस लगवा के खुद आप साइड पे होकर आपने हमें फंसा दिया, तो व्हाट इज दिस बिहेवियर? पहले आप बताएं। देखें, पीएसएल जिस तरह वो कहते हैं ना कि बड़े टाइट तरीके से पीएसएल का स्केड्यूल अनाउंस हुआ और बड़ी मुश्किल से हुआ, तो वो सबकी जिंदगी मुश्किल में फंस गई जिससे आप बखूबी वाकिफ हैं। हाँ। और एक उनका बायोस्फीयर बबल था और एक हमारा आप खुद साख्ता एक बबल था जिसमें हम फंसे हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बाकी को तारुफ कराएं ताकि आपसे फिर खुल के बात की जाए। सही। सो इससे पहले कि हम डिस्कशन की तरफ चलें कि आज हम किन खबरों पे बात करेंगे, सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का तारुफ में ज़रूर कराता चलूँ। आज जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है डिस्कशन के लिए, दो अवैस हैं, लेकिन उनका सेपरेट तारुफ इस तरह से कराऊंगा कि एक अवैस खटक हमारे साथ हैं। ये खुद बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, खुद बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रखी है इन्होंने। ये आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच आमिर। और साथ में दूसरे जो अवैस हैं, अवैस अब्बासी हैं, ये भी बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं और स्पोर्ट्स में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो अवैस अब्बासी को भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। वेलकम जनाब। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इरफान साहब, पीएसएल तो कहते हैं कि जाती जाती बाहर का मज़ा ले लेते हैं, और बात कुछ यूँ है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुल्तान जीत जाएगी, क्योंकि पहली लेग जब खत्म हुई तो ये बॉटम की जो दो टीमें हैं उनमें से एक थे। सोचा था कि ये भी हो सकता है? यार सोचा नहीं था, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेशावर का और इस्लामाबाद का जो है वो फाइनल हम देखने को मिलेगा। जो उससे पहले भी जो मैचेस हुए पेशावर और इस्लामाबाद के, बड़े अच्छे बड़े तगड़े मैचेस हुए, लेकिन जिस तरह से इसने कम बैक किया, जिस तरह से कमिटमेंट और ख़ास तौर पे जो कैप्टनसी थी, वो ऐसा कोई पॉजिटिव एनर्जी थी उस एक बंदे की पूरी टीम में कि अगर आप ढूंढें इसकी और धानी की जो है वो, बाकी किसी का जिक्र को बहुत ज़्यादा यस आता है, सबका जिक्र उसमें शान मसूद का भी आता है, बाकियों का भी आता है, लेकिन ये जो जिस तरह डोमिनेट किया इन्होंने पूरे टूर्नामेंट को, वो एक बहुत मज़े की बात थी। और उस पर फिर हमारी टेक्निकली हमारी जो दुआएं थी वो इस्लामाबाद के साथ थी, लेकिन जो वैसे दिल से दुआ निकलती थी वो मुल्तान के लिए निकलती थी। बिल्कुल सही जी। इस मरतबा वो कहते हैं औलिया की जो औलिया का शहर है मुल्तान, उसकी सरजमीन उसने मैदान मार लिया और बहुत सारी दुआएं होंगी यकीनन। हम चलते हैं जी, अपने जो पैनलिस्ट हैं इनकी तरफ चलते हैं, डिस्कशन को शुरू करते हैं। अवैस खट्टर की तरफ चलते हैं पहले। अवैस, जिस तरह मैंने तस्करा किया कि जब पहला सेशन ख़त्म हुआ, जब कोविड की वजह से पोस्टपोन होना पड़ा पीएसएल को, जब कराची में जारी थी, तो उस वक्त मुल्तान स्ट्रगल कर रही थी, कम्बिनेशन भी शायद नहीं चल पा रहा था। लेकिन आपके ख्याल में ऐसा क्या हुआ कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पे लैंड करते ही मुल्तान का हर पासा जो है वो सही पड़ा और वो ऐसे चले कि सिर्फ उसके बाद होने वाले मैचेस में सिर्फ एक मैच वो इस्लामाबाद से हारे थे, बाकी तमाम तर मैचेस जीत गए और लीग भी अपने नाम कर गए? अमर, आपने जो क्वेश्चन किया उसमें कम्बिनेशन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट कम्बिनेशन। और जब आपके प्लेइंग 11 के अंदर एक अच्छा कंबाइंड एक ऐसा सिलसिला बन जाए जिसमें आपके पास शुरू ओपनिंग में एक अच्छा पेयर मौजूद हो जो आपको स्टार्ट दे सके, फिर मिडल ऑर्डर जो है उसमें सेटल बैट्समैन हो जो आपको थोड़ा सा गेम को लंबा लेकर चलें, और फिर आखिर में फिनिशर हो, तो फिर आपका कम्बिनेशन पूरा होता है। और मुल्तान के पास सबसे अच्छी चीज़ यही थी कि उनके पास मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि मुल्तान की जो इस PSL 6 में टीम थी, अनफॉर्चुनेटली कि फ़र्स्ट लेग में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी थी, बट अगर आप कम्बिनेशन वाइज देखते हैं तो ये वाहिद टीम थी जिसकी बैटिंग के साथ साथ उसकी बॉलिंग जो थी वो भी इक्वली उतनी अच्छी थी। बाकी अगर आप देखते हैं इस्लामाबाद को देखते हैं, उनकी बैटिंग तो बहुत अच्छी थी बट उनके पास इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप थी। इसी तरह दीगर टीम्स भी मैं एग्जांपल दे सकता हूं, बट मुल्तान एक वाहिद ऐसी टीम थी कि जिनके पास इक्वल अच्छा कम्बिनेशन था बॉलिंग और बैटिंग का। दूसरा, सेल्फ बिलीव भी एक चीज़ होती है। आपने देखा रिजवान जितना यानी कॉन्फिडेंट थे कि सेकंड लेग में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, उस चीज़ को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, राइट टाइम पे राइट डिसीजंस जो है उन्होंने लिए, और ये देख लीजिए कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। दूसरा, शायद कहीं ना कहीं आपको पता है कंडीशन से जब आप बाहर निकलते हैं, कराची में कुछ और आप कह लीजिए कि पिचेस थी, वहाँ पर शायद वो सूट नहीं कर सकी, लेकिन अबू धाबी में उनके पास फिर स्पिन अटैक भी अच्छा था, इमरान ताहिर का एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद था, फिर एनर्जेटिक टीम थी। आपने देखा एनर्जेटिक कैप्टन था और एनर्जेटिक ही उनके टीम मेंबर्स भी थे, जिसमें शाहनवाज धानी होगी, सुहेल तनवीर जैसा एक्सपीरियंस उनके पास बॉलर मौजूद था, इमरान ताहिर जैसा एक्सपीरियंस।
और आप देख लीजिए कि सुहेब मकसूद ने अपनी जो फॉर्म थी उसको सही जगह पर सही टाइम पे इंप्लीमेंट किया। सो ये कुछ बेसिक मैं समझता हूं। इसी में छोटा सा एक सवाल मजीद ऐड करूंगा। एक तो आपने कम्बिनेशन की बात की, तो मेरे जहन में एक और, जब आप जवाब दे रहे थे, बात चल रही थी, उनके पास कम्बिनेशन हर तरह का था। यानी एक तरफ बहुत ही लंबा फास्ट बॉलर मुज़ा रबानी और एक बिल्कुल ही छोटे मोहम्मद रिजवान, फिर कुछ दरमियाने साइज के खिलाड़ी भी थे। तो कम्बिनेशन तो हर तरह का पूरा था मुल्तान के पास। लेकिन खैर ये तो थोड़ा तफन्नुन तबाह में बात की। लेकिन अगर आपसे हम बात करें कि एक चीज़ जहां पर थोड़ा मुझे एक वीक फैक्टर लगता था मुल्तान सुल्तान की टीम में, वो उनका लोअर ऑर्डर था। यानी उनके जब 5 खिलाड़ी आउट होते हैं उसके बाद सोहेल तनवीर आते थे, और यानी उनका लोअर ऑर्डर उस तरह से एक्सपोज नहीं हुआ। अगर उनकी विकेटें किसी दिन गिर जाती, हर मैच में ऐसा हुआ कि उनकी जो बैटिंग थी उसने प्रॉपर रिस्पॉन्ड किया। यानी अगर ऊपर किसी न किसी 2 बैट्समैन ने इतना परफॉर्म किया कि उन्होंने एक अच्छा टोटल सेट किया। आपको लगता है कि किस्मत भी कहीं ना कहीं उनके साथ है कि उनका लोअर ऑर्डर जो कि 5वें नंबर के बाद काइंड ऑफ के एक्सपोज हो जाता था, बड़ी लंबी सबसे टेल थी उनके पास, वो एक्सपोज नहीं हुआ और उनके लक भी उनके साथ थी। एग्जैक्टली ऑब्वियसली देखें, किस्मत तो बहादुरों का फिर साथ देती है। आपको सेल्फ बिलीव जब हो कि भाई मैं परफॉर्म अच्छा कर सकता हूँ और मैं उस फेज से भी वापस आ सकता हूँ कि जहाँ पर आपको लगे कि आप 5 में से सिर्फ एक ही मैच जीते हुए हों और आपके जो है वो डूबने के चांसेस ज़्यादा हों, तो फिर वहाँ पर गलती की गुंजाइश जो है ना वो आपके पास बड़ी कम रह जाती है। तो मुल्तान ने इस चीज़ से सही टाइम पर जल्दी जो है वो सीख लिया कि भाई टाइम कम है, यही 5 मैचेस हैं, यहाँ से हम वापस आ सकते हैं। और फिर दूसरा आपको देखें ना, क्रिकेट में मोमेंटम जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है। जहाँ पर आपको मोमेंटम मिल जाए वहाँ से आप जो है ना ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं और गेन कर लेते हैं उस पॉजिटिविटी को और आप अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं। सो वो मोमेंटम मुल्तान को जब अबू धाबी के फर्स्ट 2-3 मैचेस में मिला तो फिर वो दे नेवर लुक बैक और उन्हें जिस तरीके से फिर वो ऊंचाइयाँ जो है उस पर पहुँचे, तो वो चीज़ है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि एक्सपोज उनका नहीं हो सका उस तरीके से लोअर ऑर्डर, लेकिन इसमें भी देखें ना फिर आपको टॉप ऑर्डर को उतनी ही जो है वो उनको आपको दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरीके से वो इसको लेकर चले और उन्होंने किसी मैच में भी अपने लोअर ऑर्डर के ऊपर प्रेशर आने ही नहीं दिया। अच्छा, मैं इसमें सॉरी आपकी इजाज़त से, मैं आप होस्ट कर रहे हैं, आपकी इजाज़त से मैं सुहेल तनवीर के बारे में पूछना चाहूँगा। आप तीनों से जो आप माशाल्लाह तीनों आप पार्टिसिपेट किए, वैस भी आगे हैं दोबारा, उनका कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम था लेकिन आप भी इस विद अस। लेकिन वो भी ज़रा बताएं कि सुहेल तनवीर इस बुढ़ापे में जो है इतनी खींच के इतनी आला बॉलिंग क्रीज में स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्या आप बताएंगे? अच्छा इरफान साहब, मैं सुहेल तनवीर वाला सवाल अपने दोनों पैनलिस्ट के सामने रखूंगा। हाँ। इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुल्तान सुल्तान ने तो ये ट्रॉफी जीत ली, थोड़ा सा कोविड-19 का एक दौरा है, इसमें हमें एहतियात भी करनी होती है। आपको लगता है कि कोई एहतियाती तदाबीर के साथ कोई सेलिब्रेशन, छोटा मोटा सा इवेंट, कोई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोई देखने को मिल सकता है? क्योंकि मुल्तान के लोग भी तरस गए, यार हम भी ट्रॉफी को देखें, बाकी सब ने तो बड़ा मजा ले लिया सेलिब्रेशन का, कुछ बन सकता है सीन? आप बनना तो चाहिए था, लेकिन वो जो जिस तरह से हुआ कि 25 तारीख को टीम जो है आगे फ्लाई कर गई, जिसके बारे में हम बात करेंगे उसमें, तो हर टीम से कोई टूट फूट का शिकार हो गए। टीमें इकट्ठी एक जो बन के वो आई ही नहीं पाकिस्तान में कि इस तरह का कोई हो सके। लेकिन हमने ये तो देखा कि धानी के जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें आई, उसका वेलकम किस तरह से हुआ। लेकिन मैं अब तो चला गया, धानी भी चला गया, नहीं गया सर। तो यकीनन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जब पाकिस्तानी टीम को ऑफ टाइम होगा और जब ये प्लेयर्स इनके इकट्ठे हो जाएंगे तो मुल्तान और गिरदनवा में जो वहाँ के जो शायकीन अपनी जीती हुई टीम को ज़रूर देख सकेंगे। अच्छा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सेकंड लेग शुरू हो रही थी उससे पहले सुहेल तनवीर की बहुत हल्की परफॉर्मेंस थी। 2 से 3 मैचेस में उनको लगातार रन्स पड़े थे और उनको टीम से ड्रॉप भी किया गया था पहली लेग में। लेकिन जब सेकंड लेग में हम जा रहे थे उस वक्त स्टैट शेयर हुए कि सुहेल तनवीर का जो पाकिस्तान में बॉलिंग का रिकॉर्ड है वो काफ़ी पुअर है, लेकिन जो ही वो अबू धाबी में या ओवरऑल यूएई में आते हैं तो उनकी बॉलिंग नंबर्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और वैसा ही एग्जैक्टली हुआ जब आपने सुहेल तनवीर का सवाल किया कि जो ही यूएई में आए, शायद उनको स्लो विकेट ज़्यादा सूट करती हैं यूएई की, वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है कि उन्होंने एज अ सीनियर बॉलर जो एक एक्सपेक्टेशन थी उस पर पूरा उतरे और बहुत ही जो बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। इसी के हवाले से मैं ज़रूर अवैस अब्बासी साहब का भी इनपुट चाहूँगा कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू नजीब। सुहेल तनवीर से भी कुछ रोज़ पहले हमारे एक दोस्त की बात हुई थी, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे प्रमोट किया जाए, मैं जो है T20 वर्ल्ड कप ये खेलना चाहता हूँ। उन्होंने इस बारे में स्पेशली जो है उनसे कहा था कि मुझे ज़रा न्यूज़ के अंदर जो है रूम स्पेस मिलना चाहिए क्योंकि मैं ये जो है खेलना चाहता हूँ। ताहम अगर T20 क्रिकेट के हवाले से बात की जाए, सुहेल तनवीर जैसे कि टेनिस से उन्होंने स्टार्ट लिया था अपने करियर का, तो इंडिया IPL हो या कोई भी सीरीज़ हो, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और अभी PSL के सेकंड पार्ट के अंदर भी देख लें, इतनी एज होने के बावजूद ना सिर्फ बैटिंग, उसके अलावा बॉलिंग, ना सिर्फ बॉलिंग और उसके अलावा बैटिंग में भी जो है वो T20 के हिसाब से बेहतरीन
आ रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इन्हें यकीनन अभी एज उनकी काफ़ी होगी, अगर ये खेल भी पाए तो लास्ट वर्ल्ड कप ही होगा इनका। और एक परफॉर्मेंस उनकी देखी जाए तो आपको मार की रही है, इतनी कभी भी हम नहीं कह सकते कि बुरी परफॉर्मेंस रही है उनकी। तो और वो इस हवाले से काफ़ी डेस्परेट भी हैं ये वर्ल्ड कप खेलने के हवाले से, तो उन्हें यकीनी तौर पर टीम में जो है चांस मिलना भी चाहिए। और सेकेंडली उनकी जो इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो गया, उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट के इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे हो गए, जैसे कि आपने बात की यूएई, शारजा, ये वो इन ग्राउंड्स के अंदर भी बड़े उनके अच्छे स्टार्ट्स हैं। तो अगला जो T20 आ रहा है वो भी इन्हीं ममालिक के अंदर आ रहा है। तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके पास स्पीड और बैटिंग में भी आपको एज मिलेगा, तो ये एक अच्छी सिलेक्शन हो सकती है और इनको चांस मिलना चाहिए। उनकी स्पेस दो कि नहीं बनती, लेकिन स्टिल इन्हें जो है कंसिडर करना चाहिए बोर्ड को इस हवाले से भी। बिल्कुल ठीक है। अवैस खट्टर की तरफ चलते हैं। अवैस, ये बताएं कि क्या अभी जो परफॉर्मेंस तो खैर आपके सामने ही है कि बहुत अच्छी है सोहेल तनवीर की, और फिर ये वर्ल्ड कप भी चूंकि यूएई में होना है, अब तो ये कंफर्म हो चुका है, तो आपके ख्याल में सोहेल तनवीर की कहीं जगह बन पाएगी? एक तो ये इसका सवाल का, दूसरा ये कि अगर बन पाएगी तो वो किसकी जगह आएंगे? अब तो हमें एक फास्ट बॉलर्स की भरमार दिखाई देती है, शाहीन अफरीदी भी हैं, हसन अली भी हैं, हसनैन भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं, वसीम जूनियर भी हैं, उस्मान शिनवारी भी चले आसपास कहीं ना कहीं रडार में रहते हैं, फिर अरशद इकबाल भी हैं। तो इतने फास्ट बॉलर्स तो अगर बनेगी तो कैसे जगह बनेगी? देखें अमर, अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट का माजी देखें ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखकर अगर मैं बात करूं तो शायद कि हमने देखा है कि जब भी बड़ा इवेंट आता है तो हमारे बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी जो है वो टीम में वापस भी आ जाते हैं। हमने बैटिंग ऑर्डर में बहुत सारे पास्ट में देखे, शुएब मलिक हो गए, मोहम्मद हफीज़ हो गए, माजी में शाहिद खान अफरीदी भी ऐसे ही जो है वो कभी जब बाहर हुए तो वर्ल्ड कप से पहले आ गए, या दीगर जो भी खिलाड़ियों की। लास्ट अभी 2019 वर्ल्ड कप की एग्जांपल आपको देता हूँ कि वहाब रियाज देखें, उनका कहीं भी चांस नहीं बन रहा था, बट पता नहीं वो कौन सा ख्वाब उन्होंने देखा, फिर उन्होंने उसका इजहार भी किया जी कि मैंने ख्वाब देखा था कि मैं वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ। फिर आपको वो यार मेरी शादी का भी ख्वाब देख लें, रुकी भी तो आप देखें वहाब 2019 का वर्ल्ड कप खेले। स्टिल अभी भी आप लोगों ने पिछले दिनों सुना होगा कि वहाब बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि जी मैं वर्ल्ड कप T20 खेलूँगा और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं वापस आ सकता हूँ। उस एस्पेक्ट को सामने रख के बात करूं तो माइट भी पॉसिबल कि कोई इस तरह की स्पेस बन जाए, लेकिन इस वक्त जो फास्ट बॉलिंग एक लॉट है वो काफ़ी ज़्यादा अब आप कह लीजिए फैल चुका है। इस वक्त आपके शाहीन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अलावा जनाब हसन अली हो गए, हसनैन है, वसीम जूनियर हैं, उसके साथ साथ अरशद इकबाल हैं, हसन अली हैं। तो इतना ज़्यादा मतलब कि फ़ास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि शायद सोहेल तनवीर उस तरीके से अगर अपने आप को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ कर जाते हैं तो शायद कोई सिलसिला बन जाए। अदर दिन दैट मेरा नहीं ख्याल। दूसरा अमर फिटनेस अब बहुत इंपॉर्टेंट होगी ना। सोहेल तनवीर ठीक है कि एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जो है इन लीग्स के अंदर तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट अब टॉक अबाउट फिटनेस, वहाँ पर आकर वो मार खा जाते हैं। वैसे आपने फिटनेस की बात की है कि फिटनेस आजकल के दौर में इंपॉर्टेंट, और वाकई अगर आप क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स को देखें तो फिटनेस का एक बहुत अहम किरदार होता है। लेकिन आपके चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान के कहते हैं जी कि फिटनेस नहीं जी, स्किल ज़्यादा मैटर करता है। यही करके उन्होंने शर्जील खान को भी सिलेक्ट किया, यही करके उन्होंने आजम खान को भी सिलेक्ट किया। इरफान सब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिटनेस पे जाना है और स्किल पे जाना है तो फिर तो शुएब मलिक की सबसे पहले जगह बनती है यार। वो आप फिटनेस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है वहाँ पे, और स्किल भी जहाँ जहाँ उसने चाहा, जब जब चाहा उसने एक आधा मैच फंसाया भी है वैसे बुरी तरह से, लेकिन वैसे जो है जिस तरह से शुएब खेला है वो भी एक बड़ी बात है। इरफान ने भी इस बार बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कम स्कोर खाया इसमें बड़े अच्छे तरीके से। लाहौर और कराची की निस्बत इधर यूएई में अच्छा खेला, उसमें वहाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। क्या करना है फिर इसमें? तो ये तो बाकी फिटनेस पे तो जाएंगे तो फिर मैं बहुत से बंदे आपके जो है मेन जो अभी मेन लीग में है वो निकल जाएंगे। तो किसी तरह से आप रिपेयर करके किसी न किसी बॉलर को या बैट्समैन को ले ही जाएंगे। जितने आपके पहले प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस अभी तक ज्यादा बेहतर है। अमर फिर इसमें जाहिर सी बात है, आप देखें आपके इस वक्त जो हायर मैनेजमेंट है उसमें दो लोग हैं ना। एक तो आप मोहम्मद वसीम की आपने बात की है जिनका ये मानना है कि स्किल्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखें जो आपके इस वक्त हेड कोच हैं मिसबाह उल हक साहब, वो जो है फिटनेस पे ज़्यादा जोर देते हैं। और शायद इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब शर्जील ने फर्स्ट अपना ये कम बैक के बाद टूर किया था तो उनको एक मैच के बाद बिठा दिया गया। हालांकि वो इतना ज़्यादा अभी बाकी भी बुरा ही परफॉर्म कर रहे थे तो उनको पूरा मौका नहीं उस तरीके से मिला। और आपको तो सारी चीज़ें पता हैं कि बैक डोर पे क्या चल रहा होता है। शर्जील के हवाले से ये भी खबरें सामने आ रही थी कि मिसबाह इवन उनको जो है अभी नहीं चाहते थे कि ये सिलेक्ट हों, बट मोहम्मद वसीम ने उनको सिलेक्ट किया। तो फिर आप यही इसका कर सकते हैं कि आप दोनों में से किसी एक बंदे को जो है वो
पोस्ट दे दें जिसका जो माइंडसेट है वो एक ही उस पर हो कि या तो फिटनेस पे हो या फिर स्किल्स पे। बिल्कुल ठीक है, वैसे पे मजीद भी बात करेंगे और कुछ ऐसे प्लेयर्स पे भी हम बात करेंगे जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया लेकिन वो पीएसएल अभी पाकिस्तानी टीम में नहीं है, क्या वो आ सकते हैं T20 से पहले। लेकिन इस वक्त हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, लौट कर आते हैं तो उन नामों को भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम आप देख रहे हैं O2 स्पोर्ट्स में, हूं आपका मेजबान अहमद नजीब और बिल्कुल वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अवैस अब्बासी साहब की तरफ चलते हैं। अवैस, ये बताएं कि फिटनेस तो बात माइनस हो गई ना, जब आपके चीफ सेलेक्टर ने ये कह दिया कि फिटनेस मैटर नहीं करती, इस वजह से कुछ ऐसे प्लेयर भी जो बज़ाहिर आपको लगता है कि उतने फिट नहीं है उनको बज़ाहिर से क्या, एक मिनट, बज़ाहिर से क्या मुराद? बज़ाहिर से मुराद ये कि आप एक नॉर्मल है या नहीं है, एथलीट देख के आपको लगता है कि एथलीट स्लिम होगा, स्मार्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा बल्कि जो एथलीट हो तो उसको बज़ाहिर आपको लगता है कि यार वो कोई बज़ाहिर। अच्छा, ये वैसे वो हो गया ना, वो तकरीबन ऑलराउंडर के जो आपने टर्म एक आपने यूज की थी पहले पीएसएल के पहली लेग में, तो ये तकरीबन फिट वाली अब नहीं बात करनी पड़ेगी। तो प्लीज अवैस अब्बासी साहब की तरफ चलेंगे। अवैस, ये बताएं कि ये जो कुछ प्लेयर हमने पिक किए, जैसे मैं चाहूंगा आपका इनपुट चाहूंगा कि शर्जील खान भी पिक हुए और आजम खान भी पिक हुए, इनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या पाकिस्तान को इनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए टिल द वर्ल्ड कप? अगर शर्जील के हवाले से तो शर्जील को पहले भी बहुत से चांसेस मिले हैं लेकिन उन्होंने हमेशा मायूस की है। हमारे प्लेयर्स एक बड़ा मसला है कि हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में जब जाते हैं ना, यहाँ पे डोमेस्टिक लीग्स के अंदर पीएसएल के अंदर ये परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल का प्रेशर इतना ज़्यादा वो ले जाते हैं कि वहाँ पर टैलेंट होने के बाद, परफॉर्म में होने के बावजूद भी जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है हमारी क्रिकेट को। हम लोग अभी तक अपने प्लेयर्स को मेंटली तौर पर इतना मैच्योर नहीं कर सके कि वो उन चीज़ों को टैकल कर सके। तो शर्जील को अभी स्क्वाड में पिक तो कर लिया गया, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो जाके परफॉर्म करेंगे, क्योंकि पहले भी उन्हें जब भी मौका मिला उन्होंने हमेशा मायूस किया। उसके साथ आप दूसरे जो प्लेयर की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन फिटनेस के उनके इश्यूज लाजमी बात है अपने साथ हैं। हमें यकीनी तौर पे मिडिल ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर ऐसा बैट्समैन चाहिए कि जो कि थोड़ी सी तेज़ हिटिंग कर सके, तेज़ खेल सके और टीम को अच्छे टोटल की तरफ लेके जा सके। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर फिटनेस जो है वो वाकई एक बहुत बड़ा इशू है हमारी टीम के साथ जो है। उसे अगर इन्होंने सिलेक्ट कर लिया तो अभी इनको चाहिए कि उसके ऊपर इतना काम करें, उसे इतना पॉलिश करें कि कल को जो आपकी सिलेक्शन है वो उसे सही प्रूव करे, ना कि और दूसरे प्लेयर्स की तरह जो एक मायूस खुद कारकर्दगी दे। तो ये बोर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा डायरेक्टली चीजें डिपेंड करती हैं हमारी कोचेस के ऊपर कि प्लेयर्स को ग्रूम करके उनसे परफॉर्मेंसेस निकलवाएं जबरदस्ती। बिल्कुल तरीके से जबरदस्त। अमर, मैं एक पॉइंट ऐड कर, वैसे आप जरूर पॉइंट ऐड कीजिएगा, लेकिन बीच में मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहता हूं आजम खान के हवाले से। किसी ने बड़ी अच्छी बात की समाजी राब्तों की वेबसाइट पे कि खाता है तो लगाता भी है आजम खान के हवाले से, क्योंकि वो हिटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। कोई कब किसने कहां पे हिटिंग की यार? मैं पीएसएल देखता रहा, मैं तरस गया पूरा पीएसएल। मैं सिर्फ उसकी मैं बेसिकली यही कमेंट चाहता मैं इरफान साहब को कहता दुखती रख पे हाथ रखना चाहता। व्हाट इज दिस बिहेवियर? जी वैसे मैं तरस गया कि यार वो मैं कोई मुझे आके बताए। हाँ, सोशल मीडिया पे तो हमेशा उसकी बहुत तारीफ हुई और हम चाहते हैं कि यार वो अच्छा खेले। जिस तरह से अभी अवैस आपने बात की कि उसको पीसीबी को चाहिए, जो ट्रेनर्स हैं, फिटनेस ट्रेनर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं सारे, उसको फिर ट्रेन करने के बाद इंट्रोड्यूस कराए ना यार। इंट्रोड्यूस कराने के बाद ट्रेनिंग करेंगे, इंजरी आ जाएगी, उसकी कुछ हो जाएगी। सर्कल से अंदर वो करता है, उसका रिस्पॉन्स टाइम स्लो है। सर्कल के बाहर बाउंड्री के ऊपर वो खड़ा होता है तो बेचारा वो थक जाता है। उसके बाद आप उसको जो 10 बॉलें कराते हैं, 11वीं बॉल आप उसको थोड़ा सा बाहर करा दें जिस पे उसको कोई फुटवर्क करना पड़ जाए। ये शर्जील के बारे में भी कह रहा हूँ, उस पर भी कह रहा हूँ कि ज़रा आप बल्ले से दूर गेंद भाई पहुँचता नहीं है वहाँ पे। 30 ओवर से ज़्यादा की 30 बॉल स्कोर से ज़्यादा की दोनों की एवरेज नहीं आ रही, शर्जील की भी और उसकी। थक जाते हैं। एक तो मेरा ख्याल है उनके लिए क्रिकेट के रूल्स भी चेंज करने पड़ेंगे यार। मैं अगर शर्जील के साथ खेल रहा हूँ, मैंने शॉट मारी, शर्जील भी रन ले रहा है मेरे साथ, बेचारा भी थक रहा है। मेरा ख्याल है इन दोनों को देख के ना तो फिर ये भी रूल चेंज करें कि भाई अपनी शॉट पे खुद ही तुम रन लो, दूसरा ना ले। तो वो इतनी रनिंग बिटवीन द विकेट के बाद इतनी जल्दी वो थक जाते हैं। तीसरे चौथे ओवर के बाद दोनों का आप देख लें स्टेमिना कि आप टांग पे कराते जाएं तो वो उन्होंने बाहर फेंक देनी है बॉल, और अगर आप टांग से जरा इधर उधर करा देंगे तो वो थक जाएंगे, वो बॉल तक नहीं जाएंगे उसमें। तो फिर वो स्निक देंगे या कैच पकड़ा देंगे या कुछ करा देंगे उसमें। दोनों जो है वो इसी ऑफ साइड पे आउट हुए हैं हमेशा, या स्निक दिया या इधर साइड पे कैच पकड़ाया। लेग पे कभी कोई आउट नहीं हुआ, लेग पे हमेशा उन्होंने दूर दूर स्टेडियम से बाहर गेंदें फेंकी। अच्छा, ये क्रेडिट तो पीसीबी के कुछ फोटोग्राफर को जाता है कि जब
जब उनकी तस्वीर खींचते हैं ना तो लगते हैं कि आजम खान ने वाकई काफ़ी लूज़ कर लिया, वेट अपना लूज़। लेकिन जब आजम खान वैसे हम उनको कोई ट्रेनिंग किट में देखते तो वो लगते नहीं अभी भी हैवी हैं, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लेकिन मीनवाइल मैं अवैस खटक साहब की तरफ चलूँगा। अवैस कुछ कहना चाह रहे थे इसी मामले पर। देखें अमर, जब आपके पास ना लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ना तो आप बहुत दफ़ा ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसमें आप ये सोचकर वो डिसीजन लेते हैं कि यार चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो चलें कोई और प्लान के साथ चले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जब आज़म खान को सिलेक्ट किया गया, इरफान साहब जानते हैं कि हमने शोज़ में पहले भी इसके ऊपर काफ़ी बात की थी कि PSL से पहले चूँकि टीम अनाउंस हुई थी तो चलें इस चीज़ को जस्टिफाई किया गया कि यार आज़म को जो इस वजह से सिलेक्ट किया गया क्योंकि आपका जो मिडल ऑर्डर है उसमें आसिफ अली, उसमें दानिश अजीज़, उसमें खुशदिल शाह, उसमें इफ्तिखार, आपने काफ़ी ऑप्शंस आजमा लिए थे और कोई चल नहीं पा रहा था। तो एक स्पेस क्रिएट थी और उस स्पेस का आज़म को ये फ़ायदा हो गया कि उन्होंने लंकन प्रीमियर लीग के अंदर कुछ अच्छी इनिंग्स खेल ली थी और लग रहा था कि यार बंदे में ये पोटेंशियल है कि ये बाउंड्री को आसानी से क्लियर कर सकता है। और आपको T20s के अंदर ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर में ऐसा बंदा चाहिए था। सो थोड़ा सा कुछ उनको लक ने इस तरीके से भी सपोर्ट किया कि आपके जो डोमेस्टिक में जो टॉप के 3-4 बल्लेबाज थे, जिसमें जितने भी मैंने नाम लिए कि वो नहीं चल पा रहे थे, सबको मौका मिला। सो इस केस ने आज़म खान को जो है ना वो काफ़ी फ़ायदा दिया और वो टीम के अंदर आ गए। आपको मैं कहूँ कि अब मेरा ख्याल ये कि अगर इन केस इस तरह का कोई सिनेरियो होता कि PSL ख़त्म होने के बाद टीम बनती तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि शायद आज़म खान जो है वो इस टीम में ना होते, सुहेब मकसूद या और कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपको दिखाई देता। प्लीज़ मुझे इजाज़त दें ये बात कहने की इसी मौके पे। और आप तीनों माशाल्लाह मेरे से बहुत ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है इसमें, इस स्पोर्ट्स में, जर्नलिज्म में। मुझे ये बताएं कि मुझे तो ये लगा कि ये आज़म खान और मोइन खान, आई एम सॉरी, बहुत रिस्पेक्टेबल दोनों लोग हैं मेरे लिए उसमें, तो मैं तो चाहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि आज़म खान वो फ्यूचर है हमारा, लेकिन उसको पहले प्रॉपर पैकेज करें फिर उसके बाद इस तरह से करें। जैसा धानी के साथ किया है ना कि उसको कि वो सफ़ेद गेंद के साथ करता जा रहा है, उसको हम लाल गेंद के साथ हम बॉलिंग कराएंगे, उसको ख्वार करेंगे उसमें। तो प्लीज़ ये देख लें जो एनालिसिस जो हो रहा है हमारा यहाँ पे उसमें कि ग्लैडिएटर्स जो हैं, मुझे तो लग रहा है कि आज़म खान की वजह से पूरे ग्लैडिएटर्स ने सफ़र किया है इस बार। देखिए इसमें ग्लैडिएटर्स की बड़ी एक स्कीम बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ओवरऑल उनका जो कम्बिनेशन आप देखें तो वो थोड़ा सा पुराने जो दोस्तियाँ वाला, मैं एक लफ्ज़ थोड़ा तल्ख है मैं यूज़ करूँगा कि वो दोस्तियाँ हमेशा से लेकर चलते हैं कि हमारा एक ग्रुप है, ये हमारे प्लेयर हैं, इनको हम साथ लेके चलेंगे, जो थोड़ा सा उनको वो भी हॉन्ट कर गया कि सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं थी। दूसरा ये कि आज़म खान को जो टिपिकली अगले जो आने वाली PSL उसमें सूट करता है और कि वो कराची किंग्स की टीम से खेलें। कराची की किंग्स की टीम एक विकेट कीपर ब्लैक करती है, अच्छा लोकल विकेट कीपर, और कोयटा के पास पहले ही सरफराज हैं, तो आज़म खान विकेट कीपर हालांकि इस हुजम के बावजूद बड़े फुर्तीले विकेट कीपर हैं, तो उनके लिए भी परफेक्ट है और कराची के लिए भी परफेक्ट है कि अगले PSL में आज़म खान जाएं कराची किंग्स की टीम में, जहां से वो विकेट कीपिंग करें और वो हर मैच खेलेंगे भी, और शायद बेहतर टीम चेंज हो जाए तो उनके हालात भी चेंज हो जाएं और क्या पता चल पड़े और कोयटा माइट भी कोई मजीद बेहतरी की तरफ चली जाए। उसके लिए तो फिर मोइन खान को जो है वो कराची का कोच लगना पड़ेगा। कराची कोच लगेगा तो शर्जील और आज़म दोनों, तो मतलब हम फिर अगली बार क्या बेचेंगे PSL में, दोनों एक ही वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैंने ये देखा कि उन्होंने कॉम्बिनेशन जो है ना वो ग्लैडिएटर्स ने चेंज किए, ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज किए, कभी किसी को खिलाया कभी किसी को खिलाया, लेकिन आज़म खान अपने एक ही पोजीशन पे वो आगे पीछे नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा था कि आज़म खान को उन्होंने वहाँ पर के प्रैक्टिस करानी है कि जब वो इंग्लैंड में जाए खेलेगा या बाकी जो टूर्नामेंट्स खेलेगा तो उसे मिडिल ऑर्डर पे वो नहीं आगे पीछे हुआ। हालांकि आज़म खान पहले खिला के देख लें या थोड़ा सा लेट खिला के, नहीं बाकी प्लेयर्स को शफल किया उन्होंने, आज़म खान को नहीं छेड़ा उन्होंने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस कम फोकस था मोइन खान का, मुझे लग रहा था कि सिर्फ इसको है कि ये कहीं स्कोर कर ले, ये मिडिल ऑर्डर में जो है वो खेल ले, उसमें बाकी प्लेयर्स आगे पीछे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो नहीं हो रहा कहीं पे। हाँ बिल्कुल सही। इसके बारे में कुछ बताइएगा जी। अवैस अब्बासी की तरफ चलेंगे। अवैस, आज़म खान को लेकर के इरफान साहब ने भी कुछ कॉमेंट किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं इरफान साहब की बात से मुकम्मल तौर पर एग्री करता हूँ। ये हमारे क्रिकेट के अंदर ये चीज़ हम अरसे से देखते हुए आ रहे हैं, अकरबा परवरी का जो सिलसिला है। अभी हमने पहले भी देखा बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आके हम कहेंगे क्रिकेट सीखी या उन्होंने अपनी इम्प्रूव की, पहले उन्हें नहीं करवाया गया। लाइक वाइज सिनेरियो इस दफ़ा भी जो है ये हमें इस सूरत में देखने के लिए मिल रहा है। तो इनकी बात से इरफान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी आप उस प्लेयर को
टैलेंट अगर वो उसके अंदर है तो उसे आप थोड़ा सा ग्रूम करके बेशक लें, थोड़ा सा वेट करके लें, लोकल लीग्स खिला के लें। अभी एकदम से इंटरनेशनल क्रिकेट में आप उसे फेंक रहे हैं तो उस पर जो है दूसरे प्लेयर्स जो है जो टैलेंटेड एंड डिजर्व करते हैं उनका भी हक मारा जाता है। तो ये चीज़ एक बड़ी डिमोटिवेटिंग भी होती है, और ऊपर से प्रोफेशनलिज्म या प्रोफिशिएंसी जो हमारी बोर्ड की जो सिलेक्टर्स की है उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इससे खड़ा होता है, और ये क्रिकेट के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी। ऑब्वियसली ये क्रिकेट की एक डाउनफॉल की तरफ ही जाएगी, और प्लस जो नए आने वाले प्लेयर्स हैं, ये जो ऐसे लड़के हैं जो परफॉर्म भी किए, जिनके टैलेंट है, वो इससे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी होंगे। अब मतलब एक वो मोइन साहब का प्रेशर उनके ऊपर, क्योंकि वालिद की लेगेसी लेके चलनी है, एक वो चचा हैं ताए वो उसमें नदीम खान ताया साहब का प्रेशर, वो भी इस वक्त एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, उनका प्रेशर, एक अपने वज़न का प्रेशर, एक परफॉर्मेंस ना होने का प्रेशर, एक फिर उसके बाद इंग्लैंड के टूर में इतनी अपोजिशन के बाद सिलेक्ट होने का प्रेशर। आप कहेंगे वो रिजल्ट दे दे, कैसे देगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि कुछ हमारे पीएसएल में जो एक बार फिर ज़रा दोहरा दूँ कि टॉप स्कोरर रहे थे इस एचपीएल पीएसएल 6 में बाबर आजम ने 554 रन बनाए थे, दूसरे नंबर पर सुपरमैन रिजवान 500, शोएब मकसूद 428 रन बनाए, शोएब मलिक 354 और शर्जील 338। अब चलते हैं जी कुछ बात पे। शोएब मकसूद तो चले, उसकी किस्मत ने साथ दे दिया कि हैदर अली ने को सजा मिली बायोस्क्यूल बबल ब्रीच करने की, वो दौरे से बाहर हो गए इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के, शोएब मकसूद उनकी जगह चले गए। शोएब मलिक के केस को डिस्कस करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। इरफान साहब मैं आपको बहुत तंग करूंगा आपको इसमें, मैं अगले आपने प्रोग्राम मुझे बुलाने नहीं है। मुझे ये बताएं कि जो बड़ा रौला पड़ा हुआ था कि जी इंग्लैंड के टूर के लिए हमने पहले सब कुछ सिलेक्ट करना है क्योंकि वीज़ाज का प्रॉब्लम है, क्योंकि बायोस्क्यूल बबल का प्रॉब्लम है, बिल्कुल एंड पे इस सिचुएशन से आपने ये बता दिया कि प्लेयर्स शफल हो सकते थे, 2 प्लेयर्स आउट हुए तो 2 प्लेयर्स इन भी हो गए हैं, तो फिर मजीद प्लेयर भी इन हो सकते थे। लेकिन उसके लिए फिर इरफान साहब किसी को आउट करना पड़ेगा ना, मतलब उसके लिए तो कोई जवाब बनाना पड़ेगा कि कोई, तो वो जो जवाब पहले थे कि जी वो हमें बायोस्क्यूल बबल है, वीज़ाज का प्रॉब्लम है, स्पेशल जेट है जिसने जाना है, तो इसलिए 25 तारीख को हमने जाना है, तो इसलिए हमने बहुत सारा कुछ करना है, तो हम इसका इंतज़ार नहीं कर सकते। कम से कम हम सेमीज से पहले, सेमीफाइनल से पहले ही तक का ही इंतज़ार कर लेते, टीम अनाउंस का, जो पूल मैचेस थे वहाँ तक ही अनाउंस कर लेते, चलो बाकी मैचेस को छोड़ देते। और क्या करें। खैर पाकिस्तान की जो रवायत, जिस तरह वैस ने भी जिक्र किया था कि ये रही है कि वर्ल्ड कप से थोड़ा सा पहले ना अचानक से पैनिक बटन दबता है और कुछ नाम जो बिल्कुल टीम से बाहर होते हैं, कहीं जिक्र नहीं होता, वो अचानक से टीम में आ जाते हैं। मैं बढ़ूंगा शोएब मलिक के नाम की तरफ। ओवरऑल उनके वाले से एक ये लोगों का तासुर, और ये बात हकीकत भी है कि एशिया से बाहर जहाँ थोड़ा सा बाउंसी पिचेस होती हैं, स्विमिंग विकेट्स होती हैं, वहाँ शोएब मलिक का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है बतौर बैट्समैन। लेकिन जब भी क्रिकेट एशिया की कंडीशंस में आ जाती है या मुत्तहिदा अरब अमारात में आ जाती है, तो वहाँ उनके नंबर बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे किरदार बड़ा स्पिनर्स का होता है और वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। जिस तरह कि आपने खास तौर पर पीएसएल की सेकंड लेग में देखा अबू धाबी में कि किस तरह से उन्होंने स्पिनर्स को आड़े हाथों लिया और वो वेट करते थे कि स्पिनर आए और उस पर वो अपना हाथ साफ करें। अवैस खट्टर की तरफ चलूंगा। अवैस, शादाब खान समेत अच्छा शादाब खान तो एक ऐसे बाद में आते हैं, लेकिन तोहफा तन थे, वो उन्होंने तो सबको ही गिफ्ट किया। अवैस खट्टर से स्टार्ट करेंगे। अवैस खट्टर ये मुझे बताएंगे पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर सेटल्ड नहीं है अभी, क्योंकि अब इसी के साथ मैं एक आर्गुमेंट जोड़ूंगा कि मोहम्मद हफीज और आपके जो फखर जमान है, जब यूएई में हम आते हैं तो इनके नंबर्स बहुत नीचे ड्रॉप डाउन हो जाते हैं स्लो पिचेस के ऊपर, इनका स्ट्राइक रेट भी, उनकी एवरेज भी कंपेयर टू पाकिस्तान और आउट ऑफ एशिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप चूंकि यूएई में होना है, तो क्या शोएब मलिक मिडिल ऑर्डर में चूंकि स्पिनर को खेलने के लिए क्या लाज़िमुल मलजूम होंगे पाकिस्तानी टीम के लिए? अमर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप से जस्ट बिफोर जो लास्ट सीरीज़ होगी ना, उसमें आपको ऑलमोस्ट आधी टीम बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देगी। बड़े ऐसे ऐसे नाम वापस आ जाएंगे कि मतलब आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि रिवायत एक रही है ना, पहले रीत और रिवायत चलती हुई आई है, तो आपको पता है कि वो चीज़ चेंज हो नहीं सकती। क्योंकि देखें, अगर ये इसी चीज़ पर इम्प्लीमेंट करना होता कि आपने यंगस्टर्स को लेकर चलना है, तो भाई इस T20 वर्ल्ड कप से पहले आपको बहुत सारे नए नाम दिखाई देते जिनके साथ लेकर अच्छा नहीं, मेरा वैसे सवाल ये है कि आपके ख्याल में ऑन मेरिट, पीसीबी को एक तरफ रखें, अगर हम ऑन मेरिट T20 वर्ल्ड कप जहां पर होने जा रहा है और पाकिस्तान की इस वक्त करंट जो मिडिल ऑर्डर को देखते हुए, क्या शोएब मलिक डिजर्व आपकी राय में करते हैं या नहीं करते इस मिडिल ऑर्डर में आना? देखिए, शोएब मलिक जो है वो अगर उनकी करंट फॉर्म देखी जाए तो ये चीज़ तो हमें इस चीज़ पर मतलब इस चीज़ पे मुतासिर करती है कि उनको वापस आना चाहिए। बट मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आपने इस वर्ल्ड कप में भी शोएब मलिक को सिर्फ ये कहकर जो है वापस लिया कि यार वो लीग में, देखिए आप मुझे दुनिया की कोई लीग बता दें, चाहे कैरेबियन लीग हो या कोई और लीग हो, जिसमें शोएब मलिक ने परफॉर्म ना किया हो, मतलब वो ऑलमोस्ट हर लीग में जो खेलते हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रहती है।
बट जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हम करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में शोएब मलिक का जो रोल होना चाहिए कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस, वो उनकी हमें बड़ी कम दिखाई देती हैं। और इसी बेस पर अहमर देखिए वो टीम से ड्रॉप हुए थे। ऐसा नहीं था कि कोई पर्सनल रीजंस थी जिसकी वजह से शोएब मलिक को ड्रॉप किया गया था। मोहम्मद हफीज़ को अगर आप देखें तो उनका साल 2020 बड़ा अच्छा गया था इंटरनेशनल क्रिकेट में, तभी वो रिटेन कर रहे हैं अपनी प्लेयर्स को। सो उन्होंने प्रूव किया कि जी वो एज ए सीनियर खिलाड़ी जो है वो टीम के साथ चल सकते हैं। मैं यहाँ पर हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि हफीज़ अगर परफॉर्म नहीं करते तो तब भी उनको चलना चाहिए, बट मेरा ख्याल ये है कि जो इस वक्त बोर्ड के जितने भी हायर मैनेजमेंट है, शायद वो ये चीज़ देख रही है कि भाई आप एट ए टाइम 2 सीनियर्स में से किसी एक के साथ ही चल सकते हैं शॉर्टर फॉर्मेट में। सो मुझे नहीं लगता मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक इकट्ठे एक टीम में होंगे। हो सकता है कि फ्यूचर में ये भी हम देख लें कि हफीज़ ड्रॉप होकर मलिक वापस आ जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपने ये सोच लिया कि भाई यंगस्टर्स के साथ ही हमने जाना है, बेशक हमें वर्ल्ड कप में जो है वो थोड़ा धचका भी लगे, हम जल्दी भी बाहर हो जाएं, लेकिन कम से कम एक फ्यूचर प्लान तो आपका सामने वाज़े हो जाएगा ना कि हमने यंगस्टर्स के साथ ही जाना है। बिल्कुल सही। क्या इस चीज़ की गारंटी माज़र के साथ, क्या इस चीज़ की गारंटी शोएब मलिक भी दे सकते हैं कि वो एशियन में लाजमी चलेंगे ही चलेंगे? तो आई डोंट थिंक सो कि वो दे सकते हैं। माजी में भी बहुत सारे वर्ल्ड कप वो खेल चुके हैं, पाकिस्तान सिर्फ एक ही 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। सही, बिल्कुल ठीक है। वैसे आपने तफसीली बात की। इस वक्त हमने ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो कुछ मजीद सवाल हमारे पास हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, और बात हो रही है कुछ HPL PSL 6 की। हम जो डायसेक्शन कर रहे हैं कि क्या हुआ HPL PSL 6 पे, कौन थे परफॉर्मर्स, कौन चला गया, किसको जाना चाहिए था, कुछ मजीद प्लेयर्स पे बात करें। मैं अवैस अब्बासी साहब की तरफ जल्दी से चलूंगा। अवैस, ये बताएं कि वहाब रियाज पे भी जरूर आपके कमेंट्स चाहूंगा। अगर मैं गलत नहीं हूं वहाब रियाज के हवाले से, लेट मी चेक माय स्टैट्स, तो हाँ जी 18 विकेटों के साथ सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वहाब रियाज इस PSL में। ओवरऑल PSL की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा विकेट्स वहाब रियाज की हैं। बैटिंग में भी बहुत अच्छे हैंडी बैट्समैन है। लोअर ऑर्डर की अगर आप बात करते हैं तो क्या समझते हैं कि और उनके अगर हम कंपेटिटर देखें, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन जो तेज बॉलर माने जाते हैं, वो दोनों बहुत महंगे रहे हैं ओवरऑल, या और आप कहें कि इंप्रेसिव नहीं रहे ओवरऑल उनका रिकॉर्ड इस PSL में। तो क्या समझते हैं कि वहाब रियाज भी कोई उनका आउटसाइड चांस आपको लगता है कि कहीं T20 वर्ल्ड कप से पहले वो भी कहीं जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं? आपके क्या ख्याल आते हैं उनके हवाले से? अहमद, हमारा जो बॉलिंग डेक है वो आप उसे कह रहे हैं नेक टू नेक फैला है एक किस्म का। हमारे पास ओवरफ्लोड बाहर गिर रहे हैं प्लेयर, बिल्कुल ऐसी केस बिल्कुल कहा जा सकता है। तो इस सिचुएशन में जो बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया डिसीजन लेना। और सेकेंडली मैं ये पर्सनली मेरा बिलीव है कि आपको नए प्लेयर्स को, जो नए लड़के जो परफॉर्म करके आ रहे हैं, उन्हें चांसेस देना चाहिए। वहां आपने एक बहुत लंबी क्रिकेट खेल ली है, बहुत अरसा क्रिकेट खेल ली है, अच्छा नाम कमा लिया जो भी है अभी, लेकिन स्टिल उन्होंने परफॉर्म कर दिया। लेकिन इंटरनेशनल में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 के ये एक्सपीरियंस जो भी है। लेकिन जो यंग लड़के नए हैं वो ज्यादा टैलेंटेड भी हैं, उनके अच्छे अभी स्टैट्स भी चल रहे हैं। आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपको किसको रखना है, किसको बिठाना है। सोहेल तनवीर भी ऊपर से नॉक कर रहा है, आमिर भी है। तो ये भी डिसीजन जो है, मैं अगर मुझे आप प्लेइंग 11 कहें तो प्लेइंग स्क्वाड सेलेक्ट करने का कहेंगे तो मैं वहाब को जो ऑनेस्टली शामिल नहीं करूंगा। इनकी जगह पे किसी नए लड़के को लाऊंगा, या कि और जो फ्रेश होगा, जिसको ज्यादा टैलेंटेड होगा, मैं उसे प्रेफर करूंगा। सही, बिल्कुल ठीक है। अवैस खट्टर, ये बताएं कि भाई आपने तो कह दिया कि एक तरफ बात की, मैं आमिर की थोड़ा सा जिक्र करूंगा आपसे। मोहम्मद आमिर एक तरफ कहते हैं जी कि ये जो करंट मैनेजमेंट, उन्होंने बयानात जो पहले आप वाकिफ़ ही होंगे कि जी मैं इनसे मेरी नहीं बनती और मैं रिटायरमेंट नहीं लूँगा और वापस नहीं लूँगा, और ये मामला। तो फिर वसीम खान साहब के हवाले से खबर आई कि जी उनके घर गए और उन्होंने उसको कहा कि भाई उनके जो खदशात थे वो दूर करने की कोशिश की। लेकिन जब तक आमिर परफॉर्म नहीं करेंगे फिर वो कैसे वापस आएंगे? उनकी जो PSL में परफॉर्मेंस है वो तो इतनी बुरी है कि वो तो देख के लगता है कि वो तो कहीं दूर भी नहीं है पाकिस्तानी टीम के। अमर, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो टीम्स बनती है ना, प्लेयर्स जो इन एंड आउट होते हैं, वो मीडिया प्रेशर भी बहुत एक तो होता है, दूसरा अवाम का जो एक प्रेशर होता है ना, जिस प्लेयर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, वो फिर आपको पता है बाकायदा सोशल मीडिया कैंपेन टाइप की चलती है जी कि इसको वापस लेकर आओ। तो ये एक बड़ा फैक्टर है हमारी क्रिकेट के अंदर, और उस प्रेशर से शायद उस तरीके से नंबरदाजमा नहीं हो सकती बोर्ड, और वो फिर बहुत सारे प्लेयर्स को वापस भी लेकर आ जाते हैं। मेरे ख्याल में मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि वसीम खान साहब जब गए थे आमिर के पास, तो माइट भी कि कहीं उनको ये इशारा दिया गया हो कि भाई
आप इस PSL के जितने मैचेस हैं इसमें थोड़ा सा भी अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फ्यूचर में हम आपको दोबारा से कंसीडर करेंगे, जिसकी वजह से आमिर ने भी आपने देखा होगा थोड़ी लचक दिखाई और उन्होंने कहा जी कि मतलब मामला जो है वो अब ख़त्म हो चुके हैं और मैं पाकिस्तान के लिए आगे खेलना चाहता हूँ। तो ये कोई इशारा किया होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। लेकिन बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब तक आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, और अभी अब्बासी साहब भी जो बात कह रहे थे कि यंग टैलेंटेड जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर आपने लॉन्गर टर्म में चलना है। अगर आपने सिर्फ मतलब कि उस मोमेंट के ऊपर देखना है कि भाई फ़लानी सीरीज़ आ रही है उसमें इन फॉर्म को जो है जो पुराना खिलाड़ी है उसको डाल दो और उसको आजमा लो, तो फिर वो आपको पता है कि फिर वो लॉन्गर प्लानिंग में के लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी। और इस वक्त जो मोहम्मद आमिर की फॉर्म चल रही है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी पेस बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत नीचे आ गई है। फिर विकेट्स लेने की जो उनकी अगर परसेंटेज हैमर आप देखते हैं, जो रेशो आप देखते हैं, वो बहुत ख़राब इस वक्त हो चुकी है। सेकंड लेग में अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद सिर्फ एक ही विकेट उन्होंने हासिल की थी। जी अल्लाह के करम से। इरफान सब कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, मैं ये कह रहा था जिससे सोशल मीडिया कैंपेन्स के हवाले से बात की आमिर की भी, उसमें तो मैं देख रहा हूँ कि इसलिए मैं साथ लिख गया था कि आमिर हैं या सरफराज हैं या आज़म खान है, जो सोशल मीडिया कैंपेन पे गए ना उनका फ्यूचर थोड़ा सा ज़रा इसके बारे में कोई बताएं कि वो फिर ज़्यादा फोकस उन्होंने जो है ना अपनी कैंपेन के ऊपर किया, अपनी बॉलिंग के ऊपर या अपनी फिटनेस के ऊपर नहीं किया। आमिर ने तो बेचारे को शर्जील को भी ख्वार किया और इमाद को भी ख्वार किया, क्योंकि आप कराची का देखते हैं तो आमिर पे बहुत ज़्यादा वो बैंक कर रहे थे। तो आमिर था या शर्जील था या इमाद था, इन तीनों कुछ नहीं कर सके। बाबर अकेला ही जो कैप्टन भी नहीं था, वो उसको हम कम्स को अगर वो बैटिंग ज़रा करता है आराम से करता है तो हम कहते हैं कि अपनी एवरेज ख़राब कर रहा है, बाकी टीम को कर रहा है। अगर तेज़ खेलता है तो कहते हैं कि यार वो ख्वार होता रहा पूरे कराची के लिए। लेकिन आमिर ने तो कुछ भी नहीं किया, ना बैट से ना बॉल से। अभी तो सिचुएशन ये आ गई कि वहाब भी जो है वो बॉल के साथ बैट के साथ अच्छा खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, और उसमें आप वो उसका इस्लामाबाद के जो है हसन अली भी जो है उसने वो जो एक नया स्टाइल उसने बनाया और सारा कुछ उसमें वो बैट से धुआंधार कर रहा है। और सोहेल तनवीर ने भी नहीं छोड़ा वो भी बैट के साथ अच्छा खेल गया। अच्छा, ये नया कॉम्बिनेशन है, फास्ट बॉलर और फिर स्लॉगर। इरफान साहब, ये बड़ा लर्निंग कर्व है मुख्तलिफ टीमों के लिए। जी। इस PSL में कम से कम उनको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि अब आपको बड़े नामों के लिए नहीं बल्कि परफॉर्मर्स के ऊपर जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कराची किंग्स की हम बात कर लेते हैं कि मोहम्मद आमिर थे या शर्जील खान थे, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन उनके मुकाबले में मोहम्मद इलियास को कराची किंग्स ने चांस, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अरशद इकबाल ने बहुत बेहतर बॉलिंग की कराची की तरफ से। यानी ये जो यंग लड़के आ रहे हैं ये बेटर परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू सम सीनियर्स, टू सब की बात नहीं करूंगा, जैसे आमिर या कुछ और हो गए कि उनके मुकाबले उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो अब आपको पुराने नामों जो कि सिर्फ नाम के ऊपर खेल रहे हैं उनके बजाय नए परफॉर्मेंस जो कि परफॉर्म करें उनको जरा ज़्यादा उस पर अगर आप करें तो होगा। मैं चाहूँगा कि अभी प्रोग्राम में कुछ वक्त है और हम ज़रूर एक ऐसी टॉपिक जिस पे मैं ज़रूर आप सबकी तवज्जो चाहूँगा, यूनुस खान साहब का इस्तीफा। जब यूनुस खान साहब ने ज्वाइन किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज अ बैटिंग कोच पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन किया था, तो बहुत से लोग उनकी माजी से हवाले से वाकिफ थे कि यार इनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर के आदमी है। मैं इस पर कुछ जजमेंट नहीं दूंगा, वो मैं अपने पैनलिस्ट के सामने रखूंगा कि वो इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। यूनुस खान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमने म्यूचुअली ये डिसाइड किया है कि हम हमारे रास्ते हम जुदा कर रहे हैं, एक अच्छे नोट पर चीज़ों को एंड किया। लेकिन फिर एक निजी टीवी चैनल पर जाकर यूनुस खान ने एक इंटरव्यू में जो है वो कहते हैं कि अंदर की जो उनके अंदर बातें थी वो जरूर उगल दी जाके और उस पर फिर लोगों को भी सामने हुए, फिर लोग सोशल मीडिया पे बड़ी बातें हुई। अवैस खटक के पास पहले चलूंगा। अवैस, ये जो यूनुस खान का तमाम मामला हुआ है, उन्होंने अपनी सर्जरी की, उनकी जो डेट्स थी डेंटल की वो क्लैश कर रही थी, जो पाकिस्तान ने बायोस्क्योर बबल में एंट्रेंस थी उससे लेके और जो बाकी मामला थे वो आप उससे वाकिफ ही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, कौन कितना सही कितना गलत? देखिए अमर, दो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा, इस पर बात करना चाहूँगा। एक तो आपको पता है कि आजकल एक कंट्रोवर्सी 2009 चैम्पियंस ट्रॉफी जो हुई थी उसमें जो कैप्टेंसी के हवाले से बहुत ज़्यादा ये ख़बरें चल रही हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था। उस पर डिटेल से तो मैं नहीं खैर यहाँ पे बात करूँगा, लेकिन मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि हमने कभी उस वाक़े के बाद यूनुस खान को ओपनली किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा कि उन्होंने उस वाक़े पे कोई डिस्कशन की हो। उसके बाद उन्होंने बड़ी लंबे अरसे तक क्रिकेट खेली, वही शाहिद आफरीदी भी उनके साथ खेलते रहे, वही मिसबाह उल हक भी खेलते रहे। हमने ग्राउंड्स में देखा कि बड़ा अच्छा रवैया रहा यूनुस खान का तमाम प्लेयर्स के साथ। तो कभी कंट्रोवर्शियल टाइप के हमने नहीं देखा यूनुस खान को प्लेइंग जब वो कंडीशंस में थे। सडनली जो है वो यहाँ पर जो इस तरह की ये सूरत हाल बनी है उनके इस्तीफ़े के हवाले से भी,
तो जाहिर सी बात है, जिस तरह आपने कहा ना कि शॉर्ट टेम्पर के बंदे हैं, मेरे ख्याल में ये है कि यूनुस खान जो है उनके तबीयत के अगेंस्ट अगर कोई बात होती है तो जाहिर सी बात है शायद उनसे बर्दाश्त नहीं होता, और वो ओहदा हो, वो कोई पोजीशन हो, तो वो फौरी तौर पर जो है ना उसको साइड लाइन कर देते हैं कि यार भाई ये मेरी नेचर से हट की चीज़ है। तो दूसरा एक मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस चीज़ का हुआ कि मुझे नहीं समझ आती कि यहाँ पर जो वो हम अक्सर वो मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज ने या हमारे सोर्सेज ने ये बात कर दी, तो मुझे नहीं समझ आती कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया उसमें यूनुस खान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान ये चीज़ तय पा गई थी कि भाई आप ठीक है कि रिज़ाइन तो कर रहे हैं, लेकिन ये बात जो है वो कम से कम 6 महीने तक ना आपके एंड से डिस्कस होगी और ना यूनुस खान के एंड से डिस्कस होगी। तो उसके बाद बोर्ड के अंदर से लोगों ने वो क्यों बातें लीक करवाई, जिसको भी बताई, और यूनुस खान को बार बार डिस्कस किया जाने लगा कि भाई ये भी इसके पीछे रीज़न बेसिकली ये है कि उनकी हसन अली के साथ लड़ाई हो गई थी, इसके पीछे बेसिकली रीज़न ये है कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो कोचेज़ हैं उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो दौरा साउथ अफ्रीका था उससे पहले टिप्स दी थी, जिस पर यूनुस खान जो है वो खफा हो गए थे। तो भाई ये बातें आखिर लीक कहाँ से हुई हैं, कैसे, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है बीच में ये क्लियरली लिखा हुआ था कि हम इस बात को कहीं डिस्कस नहीं करेंगे एटलीस्ट 6 मंथ तक। तो जाहिर सी बात है एक बंदा जो है वो कब तक बर्दाश्त करेगा, उसने भी अपने अंदर की भड़ास निकालनी है। और फिर आपको पता है कि वो एक, जिस तरह आपने बताया कि एक चैनल पर उन्होंने इस तरह इंटरव्यू दे दिया तो उन्होंने सारी भड़ास निकाल दी। लेकिन मेरे ख्याल में जो उस इंटरव्यू में जो बेसिक बात थी, जो बेसिक पॉइंट था वो कबीर साहब के हवाले से था कि उन्होंने उनको जो है क्लियरली ये कहा था कि हम जाकिर खान कि उन्होंने क्लियरली ये बात कर दी थी कि भाई मोहम्मद हफीज़ आपके सामने एक एग्जांपल है, हमने उनके साथ क्या किया था जब हमने उनको एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप T10 के बाद जो है जल्दी आपने ज्वाइन करना है बायोसिक्योर को, और वो उन्होंने हमें कहा था जी कि मैं 1 दिन या 2 दिन लेट हो जाऊँगा, तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तो उसका हमने उनको क्या नतीजा दिया कि हमने उनको एक टूर से ही बाहर कर दिया, हालांकि वो इतने सीनियर तरीन है। तो जाहिर सी बात है जब आप एक इतने ऐसे प्लेयर जिनके क्रेडिट में 10,000 रन हो, एक क्रेडिबिलिटी होती है बंदे की और एक रिस्पेक्ट होती है, और आप इस तरह की धमकी टाइप की चीज़ दे दें तो कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली शॉर्ट टेम्पर का बंदा फिर बिल्कुल सही। वैसा वक्त थोड़ा कलील है जिसकी वजह से हमें मामला को यहाँ पर रैप अप करना पड़ेगा। आपका अवैस खटक, अवैस अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया। इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद रहे। व्यूअर्स ये था आज O2 स्पोर्ट्स, आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर नए प्रोग्राम में नई खबरों के साथ और नए चेहरों के साथ आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।